हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 चल रहा है, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने जल संसाधन को का प्रयास किया। आखिर में जल संसाधन है क्या, कैसी उसकी दुर्लभता है। लगभग 75% हमारी अर्थ पर जल पाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पीने योग्य जो है 1-1.5% ही है, तब वो 2% मान लीजिए वो आपका जल है। फिर उसकी उपलब्धता को देखा, उसकी अहमियत को देखा। ठीक है, ये सारी चीज तो हमने देखा कि किस तरह से प्रति व्यक्ति औसत एवरेज है। बहुउद्देश्य नदी जल जोड़ो महापरियोजना का क्या उद्देश्य है? बड़े बड़े जो बांध बनाए गए हैं उनको बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा गया है? ये केवल बांध आपका बिजली के लिए ही बनाए जाते हैं या उसके और अन्य लाभ क्या हैं? कैसे हीराकुंड बांध, महानदी बांध इत्यादि को देखा और उनके परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास किया आखिर में ये किस प्रकार है। ठीक, ताकि हम लोग इनको समझ सकें ये है क्या आखिरकार। ठीक है, ये हमने इसको देख लिया था और इतना बांध देखने के बाद हमने आपका हीराकुंड बांध के बारे में पढ़ा कि हीराकुंड बांध है क्या। ये सारी चीजें हम इसमें नदी परियोजनाओं को देखा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ा, टिहरी बांध के बारे में पढ़ा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा। आखिर में ये जो आंदोलन हुए थे एनजीओ द्वारा आपके चलाए गए थे, जो आपका गैर सरकारी जो आपके संगठन होते हैं जिनको हम एनजीओ कहते हैं, इनकी मांग क्या थी, कैसे मालिकाना हक की बात कर रहे थे, कैसे ये आपके पुनर्वास की शिफ्टिंग की बात कर रहे थे। उसी प्रकार से इन सबको देखने और जानने की बात हमने बहुत अच्छे से की और करी और समझी थी। इन सब चीजों को इतना हम पढ़ चुके थे और मैंने आपको कहा था एक बार आप घर जाकर इसको पढ़ें और देखिए, कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार जिन बच्चों ने घर जाकर इसको पढ़ा है, कोई डाउट कोई क्वेरी किसी भी स्कूल से किसी बच्चे की कोई हो तो आप मुझसे। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ भारत के प्रमुख बांध हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये रिहंद बांध को देखिए। ठीक है, रिहंद के बाद जो आपका हीराकुंड बांध है उसको देखिए। हीराकुंड बांध के बाद आप देखेंगे हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, उसके बाद आप तिलैया बांध को देखिए, मेथेन बांध को देखिए, कोनार को देखिए, पाचेत को देखिए। ये दामोदर नदी पर बने हुए बांध हैं। ठीक है, ऐसे ही आप कोटा बैराज देखिए, राणा सागर गांधी सागर देखिए, सरदार सरोवर देखिए, प्रभा देखिए, कोयना देखिए। पर आ जाइए जो आपका टिहरी बांध है हमारा, और ये भाखड़ा नांगल जो बांध है इसको आप देखिए, नरोरा वाले को देखिए। ठीक है, नीचे आइए, आप यहाँ नागार्जुन सागर को देखिए, तुंगभद्रा को देखिए, मैटूर को देखिए, पेरियार बांध को देखिए। थोड़े से आप एक बार एक भारत का मैप बनाइए अच्छा सा, जैसा भी आपसे बने, और एटलीस्ट 2-4 मैप को फिल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इनको अच्छे से फिल करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए आपको आने वाले समय में भारत का मैप बनाने का, कोई भी चीज पढ़ने का एक नया तरीका आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको बनाना है। बहुत अच्छा हमारे लिए है। क्लियर है? इस प्रकार से अगर आप बनाए देख लीजिए एक बार। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताइए टिहरी बांध कहाँ है और किस नदी पर है? टिहरी बांध को बताना है किस नदी पर है। देखिए, देखें आप, चलिए हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियों और उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर एक विडंबना है। जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उन जलाशयों में तलछट जमने से बाढ़ आने का बन जाता है। होता क्या है, मान लीजिए कोई नदी परियोजना बनी है, उस नदी परियोजना की आप उसमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और यही आपकी विडंबना है, जो नीचे नदी का बेसिन होता है, जब ऊपर से आगे को अपने साथ गाद वगैरह कंकड़ लेके आती है और वो उस नदी बेसिन में जम जाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हमने जलाशय बनाया है, बांध बनाकर, जहां पानी रिजर्व होगा उसके अंदर मिट्टी गाद कंकड़ आपका बैठेगी
उसके तल में बैटरी चल जाएगी तो पानी का भाप ऊपर हो जाएगा। और इस वजह से क्या आती है कि जलाशय के तलछट में ये सब चीज भाप के जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाता है। अब जहां पानी होना चाहिए वहां क्या भर गया, गाद और मिट्टी, वो तो रिमूव होगी नहीं, तो पानी ऊपर आएगा, फिर उसको पानी को खोलना पड़ेगा। अब बैलेंस चेक करेंगे कि भैया यार ये तो पूरा आपका लेवल भर चुका है, 10 मीटर तक या 20 मीटर तक आपकी गाद जम चुकी है, क्लियर है, तो ऐसे में दिक्कत है। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस दशा में बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। होता क्या है कि बना था बाढ़ नियंत्रण के लिए, लेकिन मिट्टी गादाई वो जम गई, मजबूरी है कि बाढ़ के आपको फाटक खोलने पड़े, इस वजह से गाद के कारण ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों में बांध से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों में न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी था कि तलछट में जो एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ गई। और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब भूकंप कैसा होगा, मान लीजिए एक तो बहुत बड़ा जल वायर है, मान लीजिए जो हमारे बाप का टेरी डैम, उसका पीछे कितना विशाल जल है, अगर उसमें नीरे सारे आपके बहुत ज्यादा आपके कंकड़ पत्थर बालू जम जाएंगे तो वहां की प्लेट पर क्या करेंगे, वो आपका दबाव बनाएंगे नीचे की तरफ, और वो फिर उसमें क्या होगी, नीचे हलचल पैदा होगी, शिफ्टिंग होगी। मान लीजिए हल्का सा भूकंप आया और उसमें क्रैक पड़ गया तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाए, तो भूकंप की संभावना कैसी है, बढ़ जाती है ऐसी। तो अत्यधिक जल की उपयोगिता में जल जनित बीमारियां होती है, वहां भर रहा है, पानी का भराव ज्यादा है, तो नई नई बीमारी, नए नए कीटाणु होंगे, बीमारियां फैलेंगी, वो जहां भी जाएंगे लोग उस जल को ग्रहण करेंगे, तो उनको ये सारी जल जनित बीमारियां होना बड़ा संभावित है। आप लोगों को कम से कम 2, 3 या 5 बीमारी ऐसी खोज के लाइए जो आपका जल से होती है, ठीक है, पानी पीने से जो जल हो आपकी बीमारी, जैसे टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है, हैजा हो जाता है, ठीक है, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो पानी से ही होती हैं, जल जनित, खराब पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से चीजें होती हैं, ठीक है। एक बार देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमने बांध बनाए हैं उन बांधों की समस्या क्या है, उनके आपके नकारात्मक क्या प्रभाव है। एक प्रभाव ये हो जाता है कि अचानक बाढ़ आए और बांध टूट जाए भूकंप से, तो जो चीज नहीं होनी थी अनहोनी वो भी हो जाएगी। मान लीजिए बारिश भी नहीं है, इतना सारा पानी वो रिजर्व करें, अचानक वो टूट जाए, पहली बात तो टूटते नहीं है, 0.01% की पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, बहुत तगड़ा भूकंप आया, वहां तहस नहस हो गया, तो अचानक वो किस क्षेत्र को भाग। बात कर रहे हैं वर्षा जल संग्रहण की। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अलाभप्रद असर और उन पे उठते विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण का असर उन उठे विवाद के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी के तौर पर व्यर्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जल निर्माण के साथ साथ जल संग्रह का ढांचा भी पाया जाता है, यानी कि हमने बहुत सारे जलाशय का निर्माण भले ही किया है, लेकिन हम लोग जल को संग्रहण करना चाहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे तालाब बने, नदी बने, उनका मतलब ये था जो हमारा वर्षा का जल है, ये जो हमारा उपयोग करने के बाद जल बचता, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने नहाने के लिए जल प्रयोग किया, उसके बाद वो जल बहकर नालियों में जाएगा, अगर उस जल को हम लोग किसी तालाब में, किसी झील में इकट्ठा कर लें, क्या होगा, वो पानी वेपराइज होगा, उसी से आपकी वर्षा होगी, क्लियर है। फिर वो क्या होगा, वहां का वाटर लेवल मेंटेन करेगा। अब होता क्या है, वो धीरे धीरे बहकर रिस कर ऐसी जगह पहुंच जाता है तो पृथ्वी की आंतरिक दशा में नीचे पहुंच जाता है, क्षय स्तर में, ए को बी को पार करके सी डी में पहुंच जाता है, तो रिकवर करना टफ हमारे सामने। लोगों को वर्षा, पत्ती और मृदा की गुणवत्ता के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें स्थानीय परिस्थिति और उनके जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ संग्रहण अनेक तरीकों से विकसित कर लिया गया। पहाड़ और पर्वत क्षेत्रों में पुल अथवा गुल अथवा पुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाओं नदियों की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए।
पानी आया, उसको स्टोर किया, फिर उसको उसी से क्या कर दी, अपनी सिंचाई कर दी। अब एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाया गया है, अगर आप देखोगे कितना बढ़िया है। हैंडपंप को पानी नीचे दे, जो सच है। वर्षा का जल स्टोर किया, उससे एक पाइप बनाया और नीचे उसके बगल में गड्ढा बनाया, उस गड्ढे से जल में लगे और फिल्टर करके उसको यूज कर लिया। कितनी अच्छी बात है, कितना बढ़िया तरीका है। क्यों ना हम करें। आप एक बार अगर मौका मिले कभी, आपका तमिलनाडु जाए, वाटर हार्वेस्टिंग के आपके तरीकों को देखिए, आप देखकर चौंक जाएंगे कि ऐसे भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। देखिए, तो आपको बहुत उम्दा तरीके मिलेंगे। चलिए, हो गया, आगे बढ़ो। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल संग्रहित करने के लिए वर्षा, छत वर्षा का जल संग्रहण, राजस्थान में भी ऐसा होता है जहां पर जल संग्रहण। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में कुछ लोग अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ के जल वाहिका बनाते हैं। पानी आया, बाढ़ का पानी आया, उसकी नालियां वगैरह बना दी, वाहिका जिनको कहते हैं, उनसे अपने खेतों की क्या करते हैं, वो लोग सिंचाई करते हैं। तो उसको और आसु क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते, बड़े बड़े गड्ढे बनाते, ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर, अधीन और अन्य क्षेत्रों में जोहोड़ इसके कैसे हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलावदी, बाड़मेर, हर घर में पानी पीने का जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। आकार में एक बड़े कमरे के जितना हो सकता है और घर में 6.1 मीटर गहरा, इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा हो सकता है। और यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण बहुत अच्छा तरीका है। वर्षा का जल हुआ, बहकर आया और उनको किसी एक टैंक में उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इतनी बढ़िया, उम्दा। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। पीवीसी पाइप द्वारा इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्र किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल संग्रहण किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल होज ले जाए जाते हैं और तुरंत प्रयोग किया जाता है। होज को अतिरिक्त जल कुएं ले जाते हैं और कुएं का जल भूगर्भ में प्रबंध किया, उसके बाद में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक, देख लिया। और ग्रामीण क्षेत्र में तालाब बना है और आप तालाब को देख सकते हैं। ऐसे ही आपके आदर्श सरोवर नामक या सरोवर कुछ पुनरुत्थान हर गांव में आपको देखने के, का महत्व क्या है ये आप अच्छे समझ सकते हैं, इतना उनका महत्व है, किस तरीके से उनको बनाया जा रहा है, बेसिकली उनका पर्पस क्या है, मेनली ये सारी चीजें बड़े अच्छे से। इसे मुख्य घर के आंगन पर बनाया जाता है। ये द्वार होता है घर की, वहां पर बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छत के पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं। ढलवा पाइप होते हैं और उसकी छत से उनको जोड़ देते हैं और छत से वर्षा का पानी नालों से होकर भूमिगत टैंकों तक पहुंचता है, एकत्र किया जाता है। वर्षा का पहला छत जल नलों को साफ करके उनको प्रयोग में होता है, उसको संग्रहित नहीं होता और उसके बाद वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। ठीक, टांका यह वर्षा जल अलग वर्षा का संग्रहण किया जाता है। इसमें जल की कमी, ग्रीष्म ऋतु में पीने का जल उपलब्ध कराने वाले स्रोत, वर्षा का जल यानी कि पल्लर पानी, जैसे इसमें इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का सूक्ष्म रूप समझते हैं। घरों में थे टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जल का स्रोत इतना ठंडा रखते हैं, इनमें गर्मी से क्या मिलती है, हमें राहत मिलती है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रयोग है कि भूगत जल को ठंडा रखते हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप अगर जल का मल्टीपल यूज करना अगर आपको आ जाए, लेकिन जो वर्षा का जल बह रहा है खाली उसको व्यर्थ ना करें, हम उसको यूज करें, चाहे अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें, हम पानी के उसका प्रयोग करें, सिंचाई के लिए उसको प्रयोग में लें। यानी कि अगर हम खाली ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर लें ना, रिचार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्षेत्र का पानी आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, अब उसमें भरण तो हो रहे, खाली हम उसको निकाल रहे हैं,
हम उसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है आपके घर के पास, आपने कोई बहुत बड़ा पापा गड्ढा बना दिया, पूरा वर्षा का जल वहां इकट्ठा हो गया, ठीक है, कुछ खेतों में बह जाएगा, छत वगैरह का वहां इकट्ठा होगा, तो धीरे 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 इसका कहाँ पहुंच जाएगा? पृथ्वी के अंदर, और वही बाद में हम लोग आपके नल ट्वेल के माध्यम से उसको प्रयोग कर लेंगे। तो बार बार सरकार लोगों का, भू वैज्ञानिकों का समझाना क्या है, भैया आप वर्षा के जल को बेकार मत करिए, हमको गिफ्ट है, तो उसका प्रयोग करें आप, क्योंकि अगर हम इसको वेस्ट कर देंगे तो हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करेंगे? तो पहले आपको 100 फीट पे आपके नल लगाए जाते थे, वो आप 200 फीट क्यों पहुंच गए? क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज है नहीं, तो हमें पानी के लिए नीचे और जाना पड़ेगा, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, और साथ जल की वो क्वालिटी ना मिले। इसलिए हमारी कोशिश क्या है कि हम वर्षा के जल को एकत्र करें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम अगर अभी से ही सब चीज सीख कर चलेंगे तो इससे में इसका हमें बहुत लाभ क्लियर है। अब देखिए, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलन है, यानी कि जो घरों की छत होते हैं तो वाटर को प्रिजर्व किया जाता है। और कह रहे रोमांचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मानसेराम जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, लिख लीजिए, दो जगह हैं, चेरापूंजी और मानसेराम, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है विश्व की। कोई पूछ ले विश्व की कहाँ होती, तो भारत में होती है। कारो खासो नामक नदियां हैं, उनके बीच में बे ऑफ बंगाल का मानसून फट जाता है और बार बार वहीं टकराता रहता है, उससे वर्षा। शिलोंग से 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की उपलब्धता की गंभीर समस्या का सामना करता है। वैसे की बात देखिए, सबसे ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन पीने का पानी की कितनी किल्लत है, यानी कि पीने का पानी नहीं है, वर्षा बहुत है, जल बहुत है, ठीक है। शहर में लगभग हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल की आवश्यकता का कुल मांग का मतलब 15 से 25% हिस्सा छत पर जो जल इकट्ठा होता है वही पूर्ति करता है। उसके लिए इनके लिए 25% कितना बड़ा नंबर है, ये अपने जल को संग्रहण कर, ऐसा है बहुत बड़ा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको नए नए तरीके, नए नए पैटर्न आपको मिल जाएंगे, और ऐसी ही कुछ व्यवस्था, ऐसा ही कुछ जल संरक्षण करना जो आप सीख जाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे प्रयास को आगे बढ़ाएं और करें। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।